वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस पर। और बच्चों, आज मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर वृत्त से यानी कि सर्किल से रिलेटेड हमने बच्चों यहाँ पर आज टॉपिक लाई है। क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो है सर्किल के बारे में आज बहुत सारी बेसिक बातें बताने जा रहा हूँ बच्चों। क्योंकि बच्चों यहाँ पर सर्किल से जो जुड़ी हुई जो बेसिक कंसेप्ट्स है उसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स को सर्किल के प्रॉब्लम को बनाने में समस्याएं आती है। बच्चों, मेरा उद्देश्य है कि मैं हर एक टॉपिक्स के कंसेप्ट्स को इस प्रकार से क्लियर कर दूं ताकि आप लोगों को कभी भी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम ना हो। बच्चों, ज़्यादातर मैथ में समस्या आने की वजह होती है कि बच्चे ज़्यादातर बेसिक कंसेप्ट्स को सही तरीके से नहीं जान पाते हैं। और बेसिक बच्चों ये जो कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम होने के कारण आगे ये समस्या बड़ी हो जाती है, जिस कारण बच्चों मैथ अक्सर बच्चों का कमज़ोर हो जाता है। लेकिन बच्चों, अगर हम इसकी सही बेसिक कंसेप्ट्स को लेकर चले तो बच्चों, चाहे आपकी जो एकेडमिक प्रॉब्लम्स है या फिर आप जो कंपटीशन की तैयारी करते हो, किसी भी प्रकार के जो मैथ होते हैं बच्चों, तो मैथ की जो बच्चों कंसेप्ट्स होती है वो बहुत मायने रखती है। तो बच्चों, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जैसी कि मेरी कंसेप्ट्स है नो फार्मूला नो ट्रिक ओनली लॉजिक, तो बच्चों हम ओनली लॉजिक पे चलना चाहते हैं। बच्चों, अगर आप लॉजिक को समझते हो तो आपके लिए बेहद फायदेमंद होती है। तो आइए बच्चों, सर्किल में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम लोग यहाँ समझते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे कि देख रहे हो बच्चों, एक वृत्त आपको नज़र आ रहा है। आप लोगों ने वृत्त पहले भी बच्चों जाना है, पढ़ा है। मैं ये बात नहीं कहता हूँ कि आपने वृत्त को नहीं देखा है, लेकिन बच्चों कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पूरी तरह से क्लियर नहीं होती है। तो बच्चों आइए आज हम वृत्त के हर पार्ट्स को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें। तो बच्चों, यहाँ जो आप सर्किल देख रहे हो, एक सर्किल हम उस शेप को कहते हैं जो कि एक प्लेन होती है। इसमें कोई बच्चों वॉल्यूम या कोई तरह का जो इसमें ऊंचाई मोटाई नहीं होती। ये बच्चों बिल्कुल एक सपाट गोल आकृति होती है। इसे बच्चों हम प्लेन फिगर कहते हैं। तो ये बच्चों जब कोई वृत्त होती है तो सबसे पहले वृत्त का जो मेन होता है बच्चों, ये इसके ठीक मध्य में बच्चों इसका एक सेंटर होता है जिसे हम लोग बच्चों कहते हैं केंद्र। तो हर वृत्त का बच्चों एक केंद्र होता है, यानी कि बच्चों ओरिजिन, जिसे हम लोग बच्चों ओ से डिनोट करते हैं। बच्चों इस ओ से ही, इस केंद्र से ही बच्चों हम लोग ने इस वृत्त का जो है कंस्ट्रक्शन किया है। क्योंकि बच्चों इस ओ से ही होकर बच्चों ये जो आपका वृत्त जो होता है बनता है। तो बच्चों वृत्त में सबसे पहली बात होती है, जब भी हम बच्चों वृत्त बनाते हैं तो बच्चों हम यहाँ से यहाँ तक की एक जो चाप लेते हैं बच्चों, ये हमने बच्चों इसको हम लोग एक बच्चों हम एक इस पर बनाते हैं बच्चों अपने प्रकार सेट जो हम लोग बच्चों यूज करते हैं, कंपास सेट, उस पर हम लोग इस तरह से एक रेडियस लेते हैं। और बच्चों इस रेडियस को हम लोग बच्चों इस रेडियस के हिसाब से हम इस सर्किल को बनाते हैं। तो ये बच्चों मानकर चलो यहाँ से यहाँ तक की ओए जो डिस्टेंस है, ये बच्चों ओए जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग रेडियस कहते हैं, वो आर हो जाती है। और बच्चों इस आर के परिदृश्य ये वृत्त खींची जाती है, तो इसे हमने आर से इंडिकेट किया। और बच्चों जब इस आर को हम यानी कि इस तरफ पूरी तरह से दोनों ओर बच्चों जब हम इसको लेकर चले जाते हैं, तो इस तरफ अगर हम वो भी बनाते तो एक और आर इस तरफ हो जाती है। तो बच्चों ये दोनों आर मिलकर वो वृत्त की डायमीटर बना देती है। यानी कि बच्चों जो वृत्त का व्यास यानी डायमीटर जो होता है बच्चों, व्यास जो डी बराबर होता है वो होता है बच्चों आर प्लस आर, यानी कि 2r। तो समझ गए बच्चों 2r किस तरह से आती है। क्योंकि बच्चों जब दोनों तरफ वृत्त की त्रिज्याएं पूरी तरह से लंबी कर दी जाए तो वो व्यास बन जाती है, जो कि 2 त्रिज्या के बराबर होती है। इसलिए बच्चों हम लोग d बराबर 2r कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इस बात को आपने समझ लिया, वृत्त की केंद्र, त्रिज्या और बच्चों व्यास। अब बच्चों ये जो व्यास हो जाती है, इसके जो बच्चों हम लोग जो ये वृत्त को जो देखते हैं बच्चों,
ये जो वृत्त की इस तरह से जो चारों ओर से ये जो गोल घेराव होती है बच्चों, इस गोल घेराव को हम लोग परिधि बोलते हैं। आइए बच्चों, ये लोग वृत्त कहते हैं। तो बच्चों ये गोल घेराव जो कि बच्चों यहाँ से लेकर के यहाँ तक होती है, ये बच्चों कहलाती है परिधि, यानी कि सरकमटेंसेस, जिसे कि हम लोग सी से डिनोट भी करते हैं। तो परिधि का आपने समझ लिया, यानी कि ये जो गोल घूमी हुई जो बच्चों ये वक्र जो डिस्टेंस होती है, ये पूरी डिस्टेंस को मानकर चलो बच्चों, अगर हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं और जब हम वापस इसी जगह पर बच्चों लौट कर आते हैं तो ये पूरी लंबाई वृत्त की परिधि कहलाती है। तो उम्मीद है बच्चों इस परिधि को आप लोग समझ गए होंगे। इस परिधि का बच्चों कोई भी अंश मानकर चलो, ये अगर एक परिधि का छोटा सा अंश हमने काट लिया तो इससे हम लोग चाप कहते हैं बच्चों। इससे हम लोग इस तरह से परिधि के चाप को बच्चों इस तरह से इंडिकेट करते हैं। मान लो ये ए हो गई और ये बी हो गई बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी डिस्टेंस ए बी हो गई, जो आपको बच्चों सर्कुलर डिस्टेंस हो गई, उसे हम लोग चाप कहते हैं। तो चाप ए बी हो गई। लेकिन बच्चों अगर हम इस ए से बी तक अगर हम सीधे यहाँ से यहाँ तक चले जाएं तो बच्चों ये जो ए बी जो सीधी रेखा हो जाएगी वो आपकी बच्चों क्या कहलाएगी, वो जीवा कहलाएगी। तो बच्चों आप समझ गए जीवा और व्यास में क्या फ़र्क होता है। यानी जीवा जो होती है बच्चों वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने का ये बच्चों सीधा रास्ता है। लेकिन अगर बच्चों आप गोल पथ पर इस तरह से जाते हो तो इसे बच्चों हम लोग जीवा नहीं, इसे हम लोग चाप कहते हैं। तो उम्मीद है बच्चों चाप और जीवा को आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो बच्चों एक वृत्त के अंदर कई सारी चाप हम काट सकते हैं, उसी प्रकार एक वृत्त के अंदर कई सारी जीवाएँ भी होती हैं बच्चों। ये भी जीवाएँ हैं, ये भी जीवाएँ हैं, ये भी जीवाएँ हैं, ये भी जीवाएँ हैं। इस प्रकार से बच्चों एक वृत्त में अनगिनत जीवाएँ होती हैं। और बच्चों यहाँ पर जीवा और चाप को तो आप लोगों ने समझ लिया और परिधि को आप लोगों ने समझ लिया। ये जो पूरी जो गोलाई है बच्चों, यहाँ से लेकर के ये पूरी गोलाई को बच्चों हम लोग परिधि कहते हैं, जिसे हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं। तो बच्चों आइए बच्चों हम अब एक और यहाँ पर उदाहरण लेकर समझते हैं। बच्चों मान कर चलो बच्चों ये एक सर्किल है। तो बच्चों जब हम इसके बच्चों केंद्र को ले लेते हैं तो बच्चों हमने क्या बताया, अगर हम एक वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर तक अगर हम सीधी रेखा में जाएंगे तो बच्चों इसे हम क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। पर बच्चों जब यही जीवा, ये जो वृत्त की बच्चों यहाँ पर केंद्र ओ है, जब यही जीवा बच्चों केंद्र से होकर चली जाएगी तो बच्चों ये ए बी जब केंद्र से गुजर जाएगी तो बच्चों जो केंद्र से गुजरने वाली जीवा, केंद्र से गुजरने वाली जीवा को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ये वही व्यास है बच्चों जिसमें कि 2 आर छिपी होती है, यानी कि बच्चों d बराबर 2r। तो आप लोगों ने बच्चों समझ लिया कि व्यास जो होती है वो भी एक प्रकार की जीवा है, लेकिन जब भी वो केंद्र से होकर गुजरती है तो वो जीवा व्यास बन जाती है और वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी होती है। व्यास जो होती है बच्चों वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है बच्चों। सबसे बड़ी जो जीवा होती है बच्चों उसे हम लोग वृत्त का व्यास कहते हैं। और एक वृत्त के अंदर बच्चों कई सारी व्यास होती है, जैसे कि बच्चों इधर से भी जा सकती है व्यास, एक व्यास इधर से भी आ सकती है, एक व्यास इधर से भी आ सकती है। तो इस प्रकार बच्चों कई सारी आपकी एक वृत्त के अंदर व्यास हो सकती है। तो बच्चों आपने बच्चों यहाँ पर व्यास और परिधि को तो समझ लिया। तो बच्चों जब भी हम किसी वृत्त की जो परिधि होती है बच्चों सी, और बच्चों जो इसकी व्यास होती है d, तो c और बच्चों जो d की जो रेशियो होती है उस रेशियो को ही हम लोग पाई के बराबर कहते हैं। यानी बच्चों ये हमेशा
चाहे आप कोई भी वृत्त बना दो, उस वृत्त की जो परिधि होगी बच्चों, उस वृत्त की परिधि और बच्चों उस वृत्त का व्यास, तो परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है वो हमेशा फिक्स होता है बच्चों, पाई के बराबर। और पाई की वैल्यू जो होती है बच्चों वो 3.14 या बच्चों 22/7 होती है। ये तो बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। तो बच्चों ये पाई क्या होती है? परिधि और व्यास के अनुपात को बच्चों हम पाई कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर आप देखोगे तो जो आपकी C/D बराबर बच्चों क्या हो गई? पाई हो गई। तो अभी हमने बताया बच्चों जो D होती है वो D कितने के बराबर होती है बच्चों? 2R के बराबर होती है। तो 2R बराबर हो गई बच्चों पाई। तो C बराबर यहाँ पर 2πr मल्टीप्लिकेशन होने के बाद तो ये आपकी बन गई बच्चों फॉर्मूला, जिसे हम लोग कहते हैं वृत्त की परिधि की फॉर्मूला 2πr। लेकिन अगर बच्चों आप यहाँ पर D के बदले 2R नहीं लोगे तो आपकी C बराबर बन जाएगी बच्चों पाई इंटू D। ये दोनों ही फॉर्मूला बच्चों परिधि के लिए काम करता है, या तो C बराबर 2πr एक ये फार्मूला, या C बराबर पाई इंटू D। तो दोनों बच्चों एक ही बात होती है। चाहे आप D की वैल्यू 2R लगा दो तो C बराबर 2πr हो जाएगी। अगर बच्चों D को आप D रखोगे तो C बराबर आपकी बच्चों सिर्फ वहाँ पर पाई इंटू D हो जाएगी। तो उम्मीद है बच्चों इस चीज़ को आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो आइए बच्चों फिर से हम यहाँ पर एक और चीज़ को बच्चों हम देखते हैं। जब भी बच्चों किसी सर्किल में आपने यहाँ पर बच्चों जीवा को समझ लिया, बच्चों आपने यहाँ पर जीवा को समझा, बच्चों आपने यहाँ पर व्यास को समझा, बच्चों आपने यहाँ पर परिधि को समझा और आपने पाई को भी समझा, 2πr को समझा और बच्चों आपने पाई इंटू D को भी समझ लिया। तो ये दोनों बच्चों C बराबर होते हैं, यानी कि जो परिधि होती है, परिधि की जो सूत्र के रूप में हम लोग जानते हैं C बराबर 2πr, C बराबर पाई इंटू D। तो बच्चों जब भी आपके सर्किल में जो ये बच्चों केंद्र होता है और इस केंद्र से जब हम एक रेडियस अगर इस तरह से लें और बच्चों अगर हम एक सीधी रेडियस इस तरफ बच्चों ना लेकर अगर हम बच्चों एक रेडियस इस तरफ खींच ले तो बच्चों यहाँ पर आपको एक तरह की त्रिभुज जैसी आकृति प्राप्त होगी। लेकिन ये पूरी तरह से त्रिभुज नहीं होगी बच्चों, क्योंकि इसकी जो ये नीचे वाली पोर्शन है वो तो आपकी वक्र जैसी हो गई, यानी कि गोल है। इसलिए बच्चों ये जो पोर्शन होता है इससे हम लोगों ने नाम दिया है त्रिज्यखंड, यानी कि बच्चों सेगमेंट। जो बच्चों यहाँ पर त्रिज्यखंड जो होता है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, दो त्रिज्याओं के बीच की ये जो जगह होती है, इसी कारण बच्चों इस क्षेत्र को हम लोगों ने त्रिज्यखंड नाम दे दिया। और इस जगह बच्चों हम लोग OX ले लेते हैं। तो बच्चों ये जो OAXB ये जो एरिया हो गई बच्चों, ये जो एरिया है बच्चों OAXB, इसे बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे त्रिज्यखंड। अब बच्चों ये जो त्रिज्यखंड होती है बच्चों यहाँ पर, तो आपने देखा बच्चों वृत्त को ये दो हिस्सों में बांट देता है। एक ये वाली हिस्सा जो कि लट्टू जैसी तो आपको दिख रही है, उसके बाद बच्चों ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक ये जो बड़ी एरिया है, तो इसलिए बच्चों यहाँ पर वृत्त की जो होती है त्रिज्यखंड वो दो प्रकार की हो जाती है। एक बच्चों ये जो नीचे वाली हो जाती है इसे हम लोग बच्चों लघु त्रिज्यखंड का नाम दे देते हैं, और बच्चों ये जो ऊपर की जो हिस्सा हो जाती है इसका नाम बच्चों दीर्घ त्रिज्यखंड पड़ जाता है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या होती है कि जब भी आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालोगे, इस त्रिज्यखंड का बच्चों क्षेत्रफल निकालोगे, तो यहाँ आपको कोण मालूम होनी चाहिए। वृत्त है बच्चों, अगर बच्चों आपको इस त्रिज्यखंड की
अगर बच्चों आपको एरिया निकालनी होगी तो आपको यहाँ पर थीटा मालूम होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो अगर पूरे वृत्त की क्षेत्रफल जितनी होगी तो बच्चों क्या होती है, पूरे वृत्त की तो कोण 360 डिग्री है। और बच्चों हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल जो होते हैं बच्चों, वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होते हैं, तो इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और बच्चों ये जो थीटा होता है ये 360 का कितना भाग होता है, इसलिए बच्चों थीटा बटे 360 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लो बच्चों अगर ये 90 डिग्री होगी तो 360 का ये चौथा भाग होगा, तो वृत्त के क्षेत्रफल में अगर बच्चों हम 4 से भाग दे देंगे तो 90 डिग्री के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसी प्रकार बच्चों अगर त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री हो तो बच्चों ये 1/6 हो जाएगा, यानी कि बच्चों ये वृत्त के क्षेत्रफल का 1/6वां अंश हो गया। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग थीटा बटे 360 का प्रयोग करते हैं, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच्चों थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाता है। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ देखी जाए कि जब भी बच्चों यहाँ पर अगर एक त्रिज्यखंड बनती है तो इस त्रिज्यखंड में बच्चों एक त्रिभुज भी, जब अगर हम ये ए बी अगर हम बच्चों जीवा यहाँ पर खींच दे तो इस जीवा के लगने के बाद ओ ए बी एक त्रिभुज भी बन जाता है बच्चों। अगर बच्चों हम इस त्रिभुज को यहाँ से छोड़कर, अगर बच्चों हम इस त्रिभुज को यहाँ से छोड़ दे बच्चों, तो ये जो बच्चों ये पोर्शन जो यहाँ पर बच जाती है, तो बच्चों यहाँ पर देखो इस जीवा के कारण ये वृत्त की बच्चों इस वृत्त का 2 हिस्सा बन रहा है। एक बच्चों ये नीचे वाला छोटा सा हिस्सा और एक बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बड़ा वाला हिस्सा। तो बच्चों इस वृत्त खंड की अगर बात करें, हम त्रिज्यखंड को छोड़ देते हैं बच्चों, हम सिर्फ वृत्त खंड की बात करते हैं, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। तो ये वाला जो हिस्सा होता है बच्चों इसे हम लोगों ने नाम दिया है लघु वृत्तखंड, यानी वृत्त का छोटा वाला हिस्सा। और ये जो बच्चों ऊपर वाला खंड हो जाएगा इसे हम लोगों ने नाम दिया बच्चों दीर्घ वृत्तखंड, क्योंकि बच्चों ये दीर्घ मीन्स हमेशा क्या होता है बच्चों, दीर्घ मीन्स बड़ा होता है। तो ये बच्चों बड़ा वाला खंड है और ये वाला जो होता है बच्चों छोटा वाला खंड हो गया। तो इस प्रकार एक बच्चों लघु वृत्तखंड होती है और एक बच्चों दीर्घ वृत्तखंड होती है। अब अगर बच्चों हम लघु वृत्तखंड का कभी अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि अगर बच्चों हम लोगों ने कभी इस वृत्त में, मान लो बच्चों आपके यहाँ पर एक इस तरह से दी गई है और ये बच्चों आपको लघु खंड की क्षेत्रफल निकालनी है, तो बच्चों ये जो आपकी पूरी त्रिज्यखंड है ओ ए एक्स बी, तो बच्चों हमें अगर लघु खंड की क्षेत्रफल निकालनी है, लघु खंड का जो क्षेत्रफल होगा वो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो हम बच्चों इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले मालूम कर लेंगे, यानी कि बच्चों त्रिज्यखंड ओ ए एक्स बी, त्रिज्यखंड ओ ए एक्स बी का क्षेत्रफल मालूम कर लेंगे। और जब बच्चों ओ ए एक्स बी का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा तो उसमें बच्चों हम त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो बच्चों ओ ए बी जो त्रिभुज है बच्चों उसका क्षेत्रफल हमने कर दिया माइनस। तो ये बच्चों जब इस पूरे त्रिज्यखंड में से ये बच्चों अगर हम इस बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल को अगर बच्चों हम हटा देते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर बच्चों क्या बच जाता है, ये लघु खंड बच जाता है। तो बच्चों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से जब भी बच्चों हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल देंगे तो बच्चों यहाँ पर आपके लिए लघु खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और बच्चों अब अगर जब दीर्घ खंड की क्षेत्रफल निकालनी होगी तो इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में
अब तो बच्चों हमने इस लघुखंड का तो क्षेत्रफल यहाँ पर हमने निकाल दिया, तो बच्चों हमें इसकी क्षेत्रफल निकालनी है, इस दीर्घखंड की। तो बच्चों जब आप दीर्घखंड की क्षेत्रफल निकालोगे तो आपको तो यहाँ पर इस लघुखंड की क्षेत्रफल तो मालूम हो गई। तो आप बच्चों क्या करेंगे, जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है उस वृत्त के क्षेत्रफल में आप बच्चों लघुखंड को माइनस कर दोगे। तो जब बच्चों आप लघुखंड का क्षेत्रफल को पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से, यानी कि बच्चों इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से अगर हम लोग बच्चों इस लघुखंड के क्षेत्रफल को यहाँ से बच्चों हम माइनस कर देते हैं तो क्या बच जाएगा बच्चों, ये दीर्घखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने इस वृत्त के त्रिज्यखंड, लघुखंड, दीर्घखंड, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से बच्चों आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो आइए बच्चों अब यहाँ पर हम लोग एक झलक बच्चों यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बच्चों यहाँ पर जो वृत्त की परिधि, तो वृत्त की जो परिधि होती है बच्चों वो होती है 2πr या बच्चों पाई इंटू डी। और बच्चों जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है बच्चों πr²। और बच्चों जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो बच्चों θ/360 गुना πr²। ये मुख्य रूप से इस चैप्टर्स के लिए आवश्यक बच्चों फार्मूला हो जाती है। तो जैसा कि बच्चों तो यहाँ बच्चों एक सवाल आपको आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है आपके लिए बच्चों, यहाँ दो वृत्त दी गई है और बच्चों जिसकी त्रिज्याएं 8 सेमी और 6 सेमी है, यानी बच्चों इसकी जो आर है वो है बच्चों 8 सेमी और इसकी जो आर है वो है बच्चों 6 सेमी। तो इसे बच्चों हम लोगों ने R1 मान लिया और इसे हम लोगों ने R2 मान लिया। तो बच्चों अब क्या कहा जा रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो बच्चों यहाँ पर आपके लिए क्या है, एक थोड़ा सा इससे एक बड़ा वृत्त है और बच्चों उस वृत्त का जो रेडियस है वो हमें मालूम करनी है। और यहाँ पर बच्चों आपसे ये कहा जा रहा है कि इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर बच्चों इस वृत्त का क्षेत्रफल है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर, क्योंकि बच्चों हम लोग यहाँ पर देखते हैं अकॉर्डिंग टू बच्चों जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बच्चों क्या कहा जा रहा है कि जो बच्चों πr², यानी कि जो बच्चों इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो बच्चों πr1 का स्क्वायर और प्लस πr2 का स्क्वायर के बच्चों बराबर है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम πr² और बच्चों यहाँ पर अगर हम इस पाई को कॉमन कर ले तो बच्चों r1² प्लस r2²। तो ये बच्चों यहाँ से पाई और पाई कट जाती है तो r² जो हो जाएंगे बच्चों वो r1 यानी कि बच्चों 8 की स्क्वायर और बच्चों जो यहाँ पर आपके लिए r2 बच्चों जो दी गई है वो बच्चों यहाँ पर दी गई है 6 सेमी, यानी कि बच्चों 6 की स्क्वायर। तो बच्चों जब हम r लेंगे तो बच्चों रूट अंदर 8 की स्क्वायर और 6 की स्क्वायर को बच्चों जोड़ने से 100 हो जाएगी। तो 100 इक्वल टू बच्चों कितने हो गए, 10 हो गए। तो इसलिए बच्चों जो r हो गई वो आपके लिए हो गई 10 सेंटीमीटर, यानी कि बच्चों इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर जो वृत्त है
उसकी त्रिज्या 10 सेमी हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर आज के लिए आप लोगों के लिए इस सेशन में बिल्कुल मैं यहीं तक बताना चाहूँगा। तो बच्चों फिर से अगले सेशन में बच्चों हम लोग मिलते हैं, जहाँ कि आप लोगों को इससे आगे की चीज़ बताऊँगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ इस क्लास से आप लोगों ने बहुत बातें सीखी होंगी। तो बच्चों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।